आपको बताती हूँ एक जो, यहाँ से देख लेते हैं। ये हमारा भचक्र है। भचक्र यानी जिसमें पृथ्वी है, अन्य तारामंडल है, ग्रह नक्षत्र हैं। और एक भचक्र का मान 360 डिग्री होता है। 360 को हम 12 राशियों से जब डिवाइड करते हैं तो 30 अंश की एक राशि बनती है। और जब हम 30 अंश की एक राशि को 5 से डिवाइड करते हैं तो 6 अंश एक अवस्था का मान हो जाता है। ठीक है, कैसे? जैसे 0 से 6 डिग्री बालावस्था। ठीक है, 7 से, मतलब 6 से ही मान लो अभी तो फिलहाल। 0 से 6 डिग्री बालावस्था, 6 से 12 डिग्री किशोरावस्था, 6 से 12 डिग्री बालावस्था। और उसके बाद अगेन 0 से 6 डिग्री बालावस्था, 6 से 18 डिग्री किशोरावस्था, 18 से 24 युवावस्था, और 24 से 28 वृद्धावस्था। ठीक है, इस प्रकार से जो मान है वो हमें याद करना होता है, जिससे हमें ये ज्ञात रहे कि किस ग्रह का कितना अंश बल है, कितनी उसमें ताकत है। ठीक है, तो ये तो एक सामान्य बात हो गई। चलो आगे बढ़ो। तो हमको ये करना था कि 27 नक्षत्र याद करने हैं, और क्रम यही रहेगा: अश्विनी, भरणी, कृतिका इत्यादि। और ये बताया था मैंने कि दशाएं सूर्य से शुरू होती हैं। ठीक है, यहाँ ये चित्र लेकिन तालिका हमें ऐसे ही याद करनी है ताकि हमें याद रहे कि प्रथम जो दो पंक्तियां है ना सीधी लाइन में, जैसे हम स्केल से लाइन खींचते हैं, मतलब क्या कहेंगे, लेफ्ट टू राइट लाइन जो हम खींचेंगे, तो उस लाइन में हम क्या क्या कहेंगे कि जो ऊपर के जो नक्षत्र हैं दो लाइन के, वो मूल नक्षत्र हैं। और नीचे जो ये 5 नक्षत्र हैं, कौन से? धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, केवल ये 5 नक्षत्र पंचक के कहे गए हैं। जैसे होता है ना किसी का पंचक में जो है कहते हैं दाह नहीं करना चाहिए, पंचक लग चुके हैं, अशुभ टाइम कहा गया है। ठीक है, इस प्रकार से। और हमें ग्रहों की कितनी समय की जो है उनकी दशाएं चलती हैं वो याद करना है। विंशोत्तरी दशाओं को ही ग्रहण किया गया है जो पराशरी में बताई गई हैं। ठीक है, वैसे और भी दशाएं होती हैं, योगिनी दशाएं होती हैं, लेकिन मुख्यतः जो हमको ग्रहण करके चलना चाहिए विंशोत्तरी दशाएं। क्योंकि जब आप एक एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे तो आपको क्या चाहिए भाई, 5 मिनट में, 10 मिनट में बहुत जल्दी से फलादेश करना होता है। तो हमें कुछ चीजें देखनी होती हैं जिसमें विंशोत्तरी दशाओं का सबसे ज्यादा महत्व होता है। विंशोत्तरी दशाओं से हमें फल कथन जल्दी से मिल जाता है। ग्रह और प्लेनेट की युति को देख करके हम बता सकते हैं कि भाई अमुक घटना इस समय घटित होगी। ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से इसमें कुछ समझाने का नहीं है, पूर्व में समझाया जा चुका है। आगे देख लो, यहाँ पर शरीर के अंगों के भाग बताए गए हैं, इसमें कुछ समझना है। ये तो याद करने वाली चीजें हैं। दे रखा है यहाँ पर भी, देखो। इसमें ध्यान रखना, जो तीसरा भाव है पराक्रम का है। पराक्रम भुजा बल, बाहुबल को दर्शाता है, तो हमारे हाथ को भी दर्शाता है। ठीक है, जैसे प्रथम भाव मस्तिष्क है, आपकी आकृति है, आपका रूप है, आपका सौंदर्य है, आपके फेस की आभा है। ठीक है, ऐसी जब द्वितीय भाव में काल पुरुष की कुंडली में चलते हैं तो हमारे मुख को दर्शाता है, खाने वाले मुंह को। हमारी गले गर्दन को दर्शाता है। ठीक है, हमारे क्या कहते हैं, दांतों को, हमारी आंखों को। वैसे सूर्य से भी विचार किया जाता है आंखों का, लेकिन आंखों को हमारी राइट आई है। ठीक है, सीधी आंख है। और जब हम उसका भी विचार करते हैं, गले का। ठीक है, और जब हम तीसरे भाव पर चाहते हैं तो हम पराक्रम का, भुजा का, अपने कान का, या दूसरा भाव वाणी का भी है। ठीक है, तीसरा भाव कान का हो गया। ठीक है, इस तरह से हम काल पुरुष की कुंडली को रखते हुए उसमें विचार करते हैं कि ये इस अंग का जो है दर्शाता है। जैसे चौथा भाव हृदय हो गया, छाती हो गई, स्तन हो गए, माता का हो गया। ठीक है, पंचम भाव पेट का हो गया। ठीक है, छठा भाव कमर का हो गया। वैसे तो और भी बहुत सारी चीजें हम इसमें देखते हैं, लेकिन मैं फिलहाल अंगों की बात कर रही हूँ।
तुला राशि, सॉरी, जो काल पुरुष की कुंडली में तुला राशि सप्तम भाव में पड़ती है, तो वो जनेंद्रिय का भाव हो गया। ठीक है। और या पत्नी का गर्भाशय भी हम कह सकते हैं, वहां से पत्नी के गर्भ का विचार भी किया जाता है। उसके बाद वृश्चिक राशि, ये हमारे गुप्तांगों को दर्शाती है, यानी काल पुरुष की कुंडली में जो अष्टम भाव है वो, वहां पर वृश्चिक राशि बनती है, और जो हमारे गुप्तांगों को दर्शाती है, या गुप्त रोगों को, या गुप्त शत्रुओं को, या कोई गुप्त विद्या, कुछ भी गुप्त जो अचानक से कभी प्रकट हो जाए उसको दर्शाती है। अच्छा, जैसे ग्रह प्लैनेट 6 8 12 में बैठे होते हैं, वैसी डिसीज होती है लोगों को, उस तरह की स्थितियां बनती हैं। जैसे राहु बैठा है छठे घर में, तो राहु क्या है, एक अच्छा वकील अगर अच्छी स्थिति में है तो एक अच्छा वकील बनेगा व्यक्ति। ठीक है। अगर बुरी स्थिति में है तो राहु से संबंधित रोग भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे केतु बैठ गया तो केतु से संबंधित रोग हो जाएंगे। तो इस प्रकार से, अच्छा, केतु से संबंधित जो रोग होते हैं ना, उसमें जातक को ये दुनिया भर के जो है उसके, वो कहते हैं ना कि तरह तरह के जो है वो हो गए हैं, टेस्ट हो गए हैं, ये भी हो गया, एमआरआई भी हो गया, हार्ट का भी हो गया टेस्ट, ये भी हो गया। पर केतु की दशा में, या केतु अगर कहीं छठे या आठवें में बैठा होता है, तो डॉक्टर भी ये जल्दी से नहीं एनालाइज कर पाते कि व्यक्ति को आखिर रोग क्या है। क्यों? क्योंकि केतु गुप्तता का कारक है, जल्दी से प्रकट नहीं होता। कई बार डॉक्टर लोग ये होते हैं कि सारे टेस्ट करा लिए, सारी रिपोर्ट करा ली, और रिजल्ट कुछ ही नहीं आ रहा, और हम इलाज किस चीज का करें, और व्यक्ति बीमार है, तो वो जल्दी से रोग प्रकट नहीं हो पाता। ऐसे व्यक्ति को जहाँ रोग प्रकट ना होता हो, तो वहां दैवीय सहायता लेनी पड़ती है, जैसे कि हवन कराना, या कुछ इस तरह के धार्मिक कृत्य करना। तब उसको उस सहायता से ही वह ठीक हो सकता है, खासकर केतु की स्थिति में। या अन्य कोई बाधा बन रही हो, जैसे बहुत सारे ग्रहों की संधि हो गई हो, राहु केतु इत्यादि, कुछ बुरे ग्रहों का एक साथ कॉम्बिनेशन हो गया हो, मतलब कठोर जो क्रूर ग्रह हैं अशुभता में आ गए हों ज्यादा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। तो हमने यहाँ पर आपको बताया जो नवम भाव है, जो जांघों को दर्शाता है, कूल्हे को दर्शाता है। ठीक है, ये भाव तो आपको पता ही होंगे ना। कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से प्रथम भाव में मेष राशि को बिठाते हुए 12 भाव में 12 राशि बिठा ली हमने, और इस प्रकार कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से ही हम इनको याद करते चल रहे हैं, कि जैसे धनु राशि हमारे नवम भाव में पड़ती है, तो वो किसको दर्शा रही है? कूल्हे, जंघा। ठीक है, पैर के ऊपरी भाग को। मकर राशि घुटनों को दर्शाती है, यानी जो दशम भाव है जिसको हम कर्म भाव कहते हैं, वह घुटनों को दर्शा रहा है। शनि की राशि है तो भाई पैर को ही दर्शाएगी, घुटनों को दर्शाएगी, जोड़ों को दर्शाएगी। कुंभ राशि 11वें भाव में। ठीक है, पिंडलियां, पिंडलियां समझ रहे हो, घुटने से नीचे का भाग। और फिर मीन राशि पैर है, तलवे हैं, इस तरह की, इस तरह से हम इनको काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से इनको अंगों को हम याद करते हैं। बाकी और उसमें व्रत वर्णन है, जब हम पराशरी में चलते हैं तो एक एक राशि का बहुत विस्तार से वर्णन है, एक एक ग्रह का बहुत विस्तार से वर्णन है, कि भाई त्वचा रोग के लिए हम किसको देखेंगे, हम बुध का भी विचार करेंगे, हम 6 8 12 में ग्रहों की स्थिति को देखेंगे, भाव भावेश कहाँ जाकर बैठा है, छठे से छठा कौन है, आठवें से आठवां कौन है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। वो एक गहन अध्ययन की बात है, लेकिन अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ये हमारा भचक्र है, जिसमें हमें दिख रहा है पहले सूर्य है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी के निकट, पृथ्वी का ऊपर है, चंद्रमा है। ठीक है। अच्छा, भचक्र के एक और कुछ बाहरी ग्रह हैं, और कुछ आंतरिक ग्रह हैं। तो इस प्रकार से बाहरी जो दर्शा रहे हैं वो है शनि है, बृहस्पति है, मंगल है। और जो आंतरिक ग्रह हैं, भचक्र मतलब सूर्य है, सूर्य के चारों ओर जो है वो कुछ ग्रह पिंड चक्कर काट रहे हैं, जो तारा पिंड है, या जो हम कह सकते हैं ग्रह नक्षत्र हैं। अब भचक्र में, इसको भचक्र कहते हैं जिसमें सूर्य है, पृथ्वी है, अन्य ग्रह हैं जो चक्कर काट रहे हैं, सौर मंडल का वह भाग, मतलब सौर मंडल कह सकते हैं इसको, वह भाग अंतरिक्ष का, जहां पर ये ग्रह परिक्रमा करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। अब उसमें एक बाहरी भाग है, एक आंतरिक भाग है। तो जो बाहरी भाग में ग्रह घूम रहे हैं, जैसे शनि है, बृहस्पति है, मंगल है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। उसके बाद आंतरिक जो स्थान, आंतरिक भचक्र का भाग है, उसमें शुक्र है, पृथ्वी के निकटतम दिखाई देता है, चमकता हुआ सितारा। बुध है फिर उसके बाद, और सूर्य है ही। ठीक है।
तो इस प्रकार से लेकिन इन सभी ग्रहों का जो प्रभाव है, इनकी जब स्थिति बदलती है तो उसका पृथ्वी पर रहने वाले जीवों पर, पक्षियों पर, पशुओं पर, मनुष्यों पर प्रभाव पड़ता है। ये आपने पढ़ ही लिया था भाव को, हमने धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थों में जो द्वादश भाव थे वो भी पढ़ा दिए थे। उच्च नीच अवस्था को आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। अब हम देख लेते हैं कौन ग्रह किस दशा का स्वामी है। सूर्य पूर्व का स्वामी है, शनि का स्वामी है, ठीक है। उसके बाद गुरु ईशान कोण में है, बुध उत्तर में है, चंद्रमा इधर है, क्या कहेंगे इसको, वायवह कोण, ठीक है। और शुक्र आग्नेय कोण में। अब अब देखो शुक्र आग्नेय कोण में है। शुक्र रचनात्मकता का भी प्रतीक होता है, और कहते हैं अग्नि का जो स्थान है ना वास्तु की दृष्टि से भी, वो यहाँ होना चाहिए पूर्व और दक्षिण की ओर, यानी आग्नेय कोण में। क्यों? क्योंकि वो अग्नि का ही स्थान है। आप जरा छत पर खड़े होकर देखना, सूर्य जो आपको मेरठ में स्पेशली आपको आग्नेय कोण में ही सूर्य दिखाई देगा, यानी अग्नि वहां स्थित है। तो गैस वहीं रखेंगे तो ज्यादा उपयुक्त होगा। ऐसी ईशान कोण में हमको खाली छोड़ना चाहिए ताकि सकारात्मक ऊर्जा संचित हो सके, ठीक है। बुद्ध से संबंधित कार्य करने के लिए, जैसे कि हम गणित का कुछ हिसाब किताब लगा रहे हो, भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हो, लक्ष्मी की पूजा कर रहे हो, तो हम उत्तर की ओर मुख कर लेते हैं, ठीक है। चंद्रमा का जो स्थान है वो है पश्चिम और उत्तर, मतलब दिशा जो है। और जो केतु को कहा गया है नैऋत्य कोण, त्रिकोण यानी दक्षिण पश्चिम। मंगल दक्षिण दिशा का है। इस प्रकार से हमने ग्रहों की दिशाएं देखी, ठीक है। तो ये हमें, अब जैसे आप कुंडली को भी रख लो ना तो उससे भी विचार कर सकते हो, कि भाई अपने ग्रहों की दशा स्थिति को देख करके, मानो ईशान कोण में आपको कुछ प्लैनेट्स बिगड़े हुए दिख रहे हैं तो आप अपने ईशान कोण को ठीक करो घर में, ठीक है। 12वें घर में कुछ अशुभता दिखाई, यानी आपके शयन कक्ष में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि 12वां घर शयन कक्ष का है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं चीजों को। अगर आपको देखना है धन कैसे प्राप्त करूं, या मेरा संचित धन रुके, मतलब जो भी आपने अर्न किया है वो रुके, तो जरा नैऋत्य कोण में रखे, क्योंकि नैऋत्य त्रिकोण जो है ना, वैसे है तो राहु केतु का स्थान, पर हमारे गुप्त धन को भी दर्शाता है। वहां पर मतलब मैंने गुरुजनों के मुख से सुना है कि वहां पैसा रखो तो चिपक जाता है। और आप देखिएगा जैसे पुरानी चीजें हम टंडीरा सा इकट्ठा करके एक कोने में डाल देते हैं ना, जिसके भी घर में जहाँ इस तरह की पुरानी चीजें इकट्ठे करके रखे हुए हैं वहां राहु का स्थान है। और आप देखिएगा बहुत टाइम तक वहां सफाई भी नहीं हो पाती, क्योंकि इतना टाइम किसी के पास नहीं होता। लेकिन आप इस दिशा में जरा पैसे रख के देखना कि क्या रुक पा रहे हैं, क्योंकि हमारे गुरुजनों ने, किसी ने कहा था कि ऐसी जगह पैसे जरूर रखो जहाँ चीजें बार बार, मतलब वहां नहीं जा पा रहे हैं आप, तो वहां पैसा रुकेगा। तो ये करके देखिएगा आप। वैसे जो पैसा रखने की जो जगह है मुख्यतः उत्तर दिशा है या ईशान कोण है, क्योंकि वो ईश्वर का निवास स्थान कहा गया है। लेकिन जैसे बहुत से लोग कबाड़ वहां जमा कर देते हैं ना नैऋत्य कोण में, ये गड़बड़ मत करना, क्योंकि वहां भी कबाड़ अगर आपने जमा कर दिया तो राहु को आपने प्लेस दे रखा है राहु की दिशा में। हालांकि रखना नहीं चाहिए, मैं तो ये कहती हूँ रखना ही नहीं चाहिए। कबाड़ तो निकालते रहो अपने घर से। आगे चलो, क्या आपको समझ में आ रहा है? ये हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, नित्य आते हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत। हाँ जी मैम। और जरा शादी का दौर चल रहा है, अटेंडेंस है। और कक्षा को होगा। मुझे आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। हाँ मैम, ब्रेक हो रही है आवाज बीच बीच में। एक मिनट, अच्छा स्क्रीन शेयर हट गया है।
एक मिनट, जो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ ना उसको ध्यान से देखना, ठीक है? उसके बाद 1 मिनट मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, मैं कोई आए हैं तो जरा। आप लोगों को ये बताया था कि जैसे हम ग्रहों की उच्च और नीच अंश को याद करते हैं, मतलब किस राशि पर उच्च का, किस पर नीच का, तो हमें ये भी ज्ञात होना चाहिए कि सूर्य तुला राशि में उच्च का है। सॉरी, सूर्य मेष राशि में उच्च का है, तुला में नीच का है। ठीक है, ये नीच राशि का दिखा रहे हैं, लेकिन इसमें तो अभी देखना पड़ेगा। देखो भाई, सूर्य का तो 20 अंश होता है, यहाँ कैसे दे रखा है? 1 मिनट देखते हैं। चलो ये पुस्तक में चेक कर लेना, क्योंकि यहाँ कुछ गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, चंद्रमा ठीक दे रखा है, वृषभ राशि में 3 अंश पर उच्च का, और वृश्चिक राशि में 3 अंश पर नीच का। मंगल भी ठीक है, मकर में उच्च का होता है 28 अंश पर, और कर्क में नीच का होता है 28 अंश पर। बुध कन्या राशि में 15 डिग्री का या 15 अंश का उच्च का होता है, और मीन में वो 15 अंश पर नीच का होता है। गुरु भी ठीक दे रखा है, गुरु को देखो सबसे कम अंश बल दिया गया है। क्यों? क्योंकि अगर गुरु को ज्यादा डिग्री दे दी गई तो व्यक्ति तो वैरागी हो जाएगा, संसार नहीं जिएगा। इसलिए गुरु को सबसे कम अंश बल दिया गया है कि 5 डिग्री पर ही वो उच्च का होगा। ठीक है, तो किस में उच्च का होता है? कर्क में उच्च का होता है, और मकर में जाकर के वो 5 डिग्री पर या 5 अंश पर नीच का हो जाता है। शुक्र कन्या राशि में 27 अंश पर नीच का, और मीन में 27 अंश पर उच्च का होता है। उच्च का से मतलब परम उच्च का फल देगा भाई। ग्रह कब अपना फल देता है? जब वो स्वग्रही हो। ठीक है, जब वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा हो। ठीक है, मूल त्रिकोण से मतलब मतलब अपनी मूल त्रिकोण राशि का हो, या फिर 1 5 9 में कहीं बैठा हो। ठीक है, 1 5 9 भावों में, या उच्च अवस्था का हो, तो वो बली माना जाएगा, और तभी वो अपना उत्तम फल प्रदान कर पाएगा जातक को। ठीक है, इसी प्रकार शनि 20 अंश पर मेष राशि में नीच का हो गया, तो किसमें? तुला राशि में वो उच्च का हो गया। इस प्रकार से हम उसको याद करेंगे। तो ये अंश बल भी हमें पता होना चाहिए कैसे। अब यहाँ सूर्य का 10 दे रखा है, देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा मुझे तो इसका देखना पड़ेगा सूर्य का। बाकी तो ये सब ठीक लिखा है। तो ये अंश बल है, वैसे पुस्तकों में इसकी विरुद्ध व्याख्या की गई है। इससे हमें क्या होता है? हमें पता रहता है स्वग्रही हो तो वो उत्तम फल देगा, उच्च राशि का है तो बहुत उत्तम फल देगा। ठीक है, इस प्रकार से हम फलित करने में हमें आसानी होती है। अच्छा, मैंने एक चार्ट, कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी, या पढ़ते रहो समझ में आ जाएंगी धीरे धीरे। जैसे कि हमें ये याद करना, चर अचर द्विस्वभाव कैसे याद करेंगे? पहले हमने लिखा चर, फिर हमने लिखा अचर। मतलब चर से मतलब चलायमान राशि, फिर अचर या स्थिर राशि। ठीक है, जिसका स्वभाव स्थिर हो, जो सबके साथ सामंजस्य बिठा ले। और द्विस्वभाव राशि यानी जो कैसी हो? मिश्रित स्वभाव वाली हो। ठीक है, तो ये इस प्रकार से लिखने के बाद इसको कैसे कर लेंगे? एक तालिका बना लेना। देखो मैं बता देती हूँ, मैंने बोर्ड शेयर किया है। जैसे चर अचर द्विस्वभाव, या चर स्थिर द्विस्वभाव भी कह सकते हैं। बस ऐसे बनाते जाओ।
इसमें आ नहीं रहा है, लिख देते हैं 10 11 12। ये सबसे इजी तरीका है याद करने का। अगर आप राशि को, मेष राशि ऐसे तो हमने याद कर लिया, पर हमें नंबर एक से याद होना चाहिए कि एक राशि है मेष राशि। तो अगर हम नंबरिंग से याद करेंगे तो हमें ये चीजें याद करने में आसानी होगी। राशियों के तत्व क्या हैं, राशियों के स्वभाव क्या है, राशियों के प्रकृतियां क्या हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं राशियों की भी। ठीक है। तो जैसे जो है चर माने चलायमान राशि, अचर यानी स्थिर राशि, और द्विस्वभाव यानी दोनों स्वभावों से युक्त राशि, मिश्रित राशि। ठीक है। तो इसमें हम याद कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमारी टेबल बन गई। अब हम उठा के बता सकते हैं भाई चर राशि कौन सी है, 1 4 7 10। अचर कौन सी है, 2 5 8 11। द्विस्वभाव कौन सी है, 3 6 9 12। टेबल याद करो, सीधा सीधा तरीका ये है। ठीक है। देखो मैं आपको एक चीज और दिखा देती हूँ। ये हमारे पाराशरी के नोट्स हैं। इसमें आप देखिए मेष राशि के बारे में सब कुछ बताया गया है कि वो चर प्रकृति प्रधान है, अग्नि तत्व प्रधान है, रजोगुणी है, पुरुष राशि है, विषम है, रात्रि बली है, पितृ दोष प्रधान है, पूर्व दिशा की स्वामिनी है, क्षत्रिय वर्ण है। अब ये हमें कैसे याद होगा, जैसे मैंने अभी चर अचर याद करवाया, उस दिन भी तो याद करवाया था। क्या याद करवाया था, पृथ्वी, अग्नि और मतलब किस तत्व प्रधान है, अपुपज याद कराया था ना। आ माने अग्नि, वा माने वायु, और प अग्नि पृथ्वी, वा वायु, और जल प्रधान राशि। इस प्रकार से टेबल बनवाई थी। तो जब हम इस तरह की 2 3 टेबल याद कर लेंगे तो हमें हर राशि का पता रहेगा। वैसे तो यहाँ कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन अगर मानो आप भविष्य में कोई डिग्री या डिप्लोमा लेते हैं या कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, तो आपसे कोई भी पूछ लेगा, अच्छा भाई ये बताओ मेष राशि का की कौन प्रकृति क्या है, वात है, पित्त है, कफ है। तो वहां आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है। वैसे आप उसका व्रत, भाई उसमें थोड़ा सा राशि के बारे में बता रखा है, स्वभाव बता रखा है, तो उससे हम ये तो पता लगा लेंगे भाई मेष राशि का जातक है तो ऐसा है। लेकिन अगर जब हम इंटरव्यू फेस करेंगे तो हमें ये चीजें, वो बीच की इस तरह की टेक्निकल चीजें या क्या क्या कहेंगे, इस तरह की चीजें पूछेंगे एग्जामिनर कि भाई क्या इसका स्वभाव क्या है, वो पुरुष संज्ञक है, स्त्री संज्ञक है, अग्नि तत्व है, कि प्रकृति कौन सी है, स्वभाव क्या है, तो वो उस समय हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। फिलहाल हम इस तरह से हम राशियों के बारे में पढ़ेंगे, ग्रहों के स्वभाव के बारे में पढ़ेंगे। तो हम खुद ही इतना ग्रह को जान लेंगे या उसकी राशि के स्वभाव को जान लेंगे, तो हमें फलित करने में उतनी ही अधिक आसानी और सटीकता होगी। तो ये हमारे पराशरी के नोट्स थे जो मैंने आपको दिखाए। ठीक है। और ये शुभ अशुभ स्थिति हम दिखाई देंगे। तो अब आगे चलते हैं, क्या आपको समझ में आ रहा है? जी, आगे बढ़ें। क्या आप सुन पा रहे हैं? हेलो। जी आ रहा है। हाँ हाँ जी जी, मैम। आ रहा है। चलिए, तो अब जब आपका ये प्रथम सोपान क्लियर हो जाए तो हम पराशरी पर चलें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमको ऐसे ही याद करना है। ठीक है, क्रूर राशि, पुरुष संज्ञक राशि, स्त्री संज्ञक राशि। चलिए, इसके लिए मैं अलग से आपको टेबल बना के दूंगी ताकि आप इजीली याद कर सको, नहीं तो आप कहीं ना कहीं अटक ही जाओगे। ठीक है। अगर याद ही करना है ना, तो मैं इसकी टेबल आपको अपने तरीके से बना के दूंगी। चलिए, ये तो हो गया, इसका स्वभाव मैंने बता ही दिया, स्वामी आपको याद ही करने हैं। आ जाओ। अब यहाँ ये बताया है कि विभिन्न लग्नों के लिए, आपको पता है 12 राशि हैं तो 12 लगन भी होते होंगे। 12 लगन यानी 1 से लेकर 12 तक के पूरे लगन होते हैं। किसी की 1 नंबर की राशि का लगन है, किसी का 4 नंबर की राशि का लगन है यानी कर्क राशि का लगन है, किसी का मिथुन राशि का लगन है। लगन मतलब प्रथम भाव। ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। अब कोई मुझे बता सकता है किस लगन की कुंडली है? बताएं। दिखाए, स्क्रीन तुला पे राशि। दिख नहीं रहा अच्छे से। आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा? हाँ, आपने कहा ना लगन बताओ, तो वही मैं पूछना चाह रही थी। अरे मैम,
देखिए, जब हमारी 1 से 12 राशियां होती हैं तो 1 से 12 राशि तक के लगन होते हैं। प्रथम भाव को हम लगन भाव कहते हैं। तो अब 7 नंबर राशि है, तो 7 नंबर राशि तुला राशि हो गई। तो यह तुला लगन के जातक की कुंडली है। ठीक है। अब तुला लगन का जातक कैसा होगा? अगर आपको पता हो, जैसे ऐश्वर्या राय तुला लगन की है, लंबा होगा, गोरा चिट्टा होगा। अब बाकी ग्रहों की स्थिति पे भी डिपेंड करता है, लेकिन तुला लगन का जातक सुंदर होता है मोस्टली। जैसे हमने एक ऐश्वर्या राय का एक उदाहरण दिया, ठीक है। मोस्टली अगर ज्यादा ही ग्रह स्थिति खराब हो तो अलग बात है, नहीं लंबा तो जरूर होगा, देखने में सुंदर होगा, आकर्षक होगा। तो ये तुला लगन के जातक की कुंडली है। अब हमें कैसे पता चलेगा? भी जब हमें राशियों के नाम याद होंगे, हमें पता है 7 नंबर राशि तुला राशि है, तो ये प्रथम भाव में जो राशि बैठती है वही लगन होता है। ठीक है, तो तुला नंबर की मतलब ये तुला लगन की कुंडली है। अब इस प्रकार से यानी मुझे आपको कुंडलियां भी बना के भेजनी पड़ेंगी, ताकि आपको याद हो कि ये किस लगन की कुंडली है। मैं आपको भेजूंगी, ठीक है, चिंता ना करें। तो अब हम यहाँ पर जैसे 12 राशियां हो गई काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, अब ऐसे ही हर राशि का एक एक कुंडली अलग होती है, यानी 1 से लेके 12 तक की राशियों की कुंडलियां अलग अलग होती हैं, जिसे हम लगन कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने आपको तुला लगन की कुंडली दिखाई कि किसी की जो है कुंडली में पहले भाव में एक राशि होगी, किसी के में 2, किसी के में 3। इस प्रकार से 12 राशियों का अपना अपना एक लगन बन जाएगा। हर व्यक्ति की जन्म अलग है, टाइम अलग है, कर्म अलग है, जीवन अलग है, उसकी जीवन की हर घटित होने वाली घटनाएं सबकी अलग अलग हैं, संबंधी अलग हैं, तो सबकी कुंडली अलग अलग है। ठीक है, कुंडली से हम व्यक्ति का एनालाइज करते हैं, कि उसके बारे में जान पाते हैं। तो इस प्रकार से 12 लग्नों के लिए कौन कौन सा ग्रह बाधक है, यहाँ ये बताया गया है। जैसे मेष लगन की कुंडली के लिए 11वां भाव बांधक है। अब मेष लगन की कुंडली तुम्हें काल पुरुष की कुंडली मैंने पढ़ाई है, 11वां भाव में कौन सी राशि आ गई भाई? रुको, 11वें भाव में तो कुंभ भी राशि आ गई। अब कुंभ का स्वामी अच्छा। कौन है? शनि है। यानी हम्म। कुंभ 11वां भाव बांधक है, यानी जो उसकी समस्या की कहने को तो 11वां भाव जो है भाई साहब लाभेश है, लेकिन बांधा वही दे रहा है, यहाँ पर ये बताया गया है। क्यों? क्योंकि मेष लगन में जो है 11वां भाव बांधक है, कहा गया है। मतलब समस्या जो शुरू होगी, ये मानो किसी की प्रोग्रेस नहीं हो रही, मानो शादी हुई है तो बच्चे नहीं हो रहे हैं, नौकरी लगी है तो उसमें इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, या मकान जमीन ले रखी है पर किराए के मकान में रह रहे हैं, 2-3 मकान है लेकिन एक ही कमरे में रह रहे हैं, ससुराल के प्रोग्रेस नहीं हो रही। तो वहां हम क्या देखेंगे कि आखिर समस्या कहाँ से शुरू हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, हमने काल पुरुष की कुंडली को उठा लिया और मेष लगन की राशि की कुंडली बनती है, तो 11वें भाव में कुंभ राशि आ रही, कुंभ का स्वामी शनि है, यानी शनि बाधा क्रिएट कर रहा है। ठीक है, क्या नहीं, शनि का मतलब है कोई घर का बुजुर्ग है जो बंटवारा नहीं कर रहा है, या कुछ इस तरह की कंडीशन बन रही है कि समस्या का कारण ही वो है, प्रोग्रेस इस वजह से नहीं हो रही। मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया, और भी बहुत से कारण हो सकते हैं। वैसे मोस्टली क्या होता है, जैसे हमने किसी ऐसी ऑनलाइन कक्षा में सुना था, किसी गुरुदेव ने बताया था कि जहाँ 10 नंबर राशि पड़ी हो, किसी की भी कुंडली हो, 10 नंबर राशि को देखो कहाँ पड़ी है। मानो किसी की वृषभ लगन की कुंडली है, 2 नंबर राशि वाली कुंडली है, मतलब लगन की कुंडली है, तो 10वें भाव में आ गई मकर राशि। ठीक है, नहीं 10वें में तो कुंभ राशि आ गई, 9वें भाव में वो आ जाएगी 10वीं नंबर राशि। ठीक है, तो वहां पर समस्या, मतलब उनका तो ये कहना था कि जहां 10 नंबर की राशि हो, समस्या वहीं से शुरू होती है। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आप देख सकते हो, समस्या का कारण वो भी होगा, क्योंकि गुरुजनों का कथन है, देखने की बहुत विधाएं हैं। अब यहाँ पर क्या बताया है, हर लगन के लिए एक बांधक भाव बताया है। जैसे कि जब भी आप मेष लगन की कुंडली का कोई जातक आएगा, कहेगा जी मेरी तो प्रोग्रेस नहीं हो रही, तो आप सीधा 11वें भाव पे दृष्टि डालेंगे। अच्छा भाई, 11वें का स्वामी शनि, तो आप पूछेंगे घर में कोई बुजुर्ग है क्या जिसकी वजह से प्रोग्रेस नहीं हो रही, वो बंटवारा नहीं कर रहे हैं, या वो आपको कहीं बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। कोई ना कोई बुजुर्ग ही कारण निकलेगा, क्योंकि शनि जो इंडिकेट करता है वो घर के किसी बुजुर्ग को इंडिकेट करता है। ठीक है, अब वृषभ लगन की कुंडली में 9वां भाव बाधकेश है, मकर राशि आ गई, मकर का भी स्वामी शनि है, यानी मकर के लिए भी ऐसे ही आप देख लीजिए, यहाँ तो बाधकापति भी लिख रखा है कि बाधा देने वाला। अब हम इसे याद कैसे करेंगे भाई टेबल को?
याद करने का सीधा फंडा ये है, चर अचर द्विस्वभाव। तो आप याद कर लीजिए, चर राशि में 11वां भाव बांधक होता है। शुरू की 3 राशि याद कर लो, मेष वृष मिथुन। तो मेष राशि चर हो गई, वृष हो गई द्विस्वभाव, या हम कह सकते हैं अचर राशि। और नहीं, सॉरी, चर अचर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव। ठीक है, तो चर राशि का में बांधा कौन करेगा, चाहे जितनी भी चर राशियां हैं वो 11वां भाव ही बांधक होगा। ठीक है। वृष राशि, वृष राशि कौन सी राशि है, अचर राशि अच्छा। या स्थिर राशि। ठीक है, हम या तो चर अचर हम्म, द्विस्वभाव याद कर लो, या चर स्थिर द्विस्वभाव। ठीक है, अचर मतलब स्थिर। तो अब जो दूसरी राशि है वो स्थिर राशि है, अचर राशि है, उसमें बांधा कौन क्रिएट कर रहा है भाई, नवा भाव कर रहा है। फिर तीसरी मिथुन। राशि पे आ जाओ, द्विस्वभाव राशि। द्विस्वभाव राशि में बांधा कौन क्रिएट कर रहा है, 7वां भाव। तो हम इस प्रकार से चर अचर द्विस्वभाव, चर अचर द्विस्वभाव, हमने 12 राशियों को लिख लिया। अभी आपको टेबल बना के दिखाई थी, वैसे मैं सभी राशियों की अकॉर्डिंगली टेबल बना के भेज दूंगी, तो आपको इजीली याद हो जाएगी। उससे क्या होगा ना, एक सूत्र हो गया ना, जैसे मैंने कहा अपवज याद कर लिया तो हमें अग्नि तत्व पृथ्वी तत्व ये याद हो जाएंगे। लेकिन यह है फिर भी इनको शुरुआत में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बाद में कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर होता रहता है। तो यहाँ पर हमने चर अचर द्विस्वभाव राशि में जैसे पढ़ा, चर में 11वां भाव हो गया, अचर में 9वां भाव हो गया, और द्विस्वभाव में 7वां भाव हो गया। तो अब जब इन राशियों से संबंधित व्यक्ति आपके पास आएगा, वो कहेगा जी हमारी तो प्रोग्रेस नहीं हो रही, तो हम सीधा मिथुन राशि का कोई जातक आया या द्विस्वभाव राशि का कोई जातक आया, आप देख लीजिए टेबल में वही दे रखा है, 11वां 9वां 7वां, 11वां 9वां 7वां, 11वां 9वां 7वां। चर अचर द्विस्वभाव, चर अचर द्विस्वभाव, 12 राशि लिख लो, ऐसे लिख लो। टेबल कैसे भी बना लो, राशियों के स्वामी आपको पता ही है। अब क्योंकि आपको पता है 11वां भाव बाधक है, तो 11वें का भाव का जो भावाधिपति होगा भाई, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से तो 11वां भाव शनि का ही हुआ ना, 10वां भाव भी शनि का हुआ। जो जो राशि काल पुरुष की कुंडली को लेके चलना है यहाँ पर, तो वही बांध का पति है। आपको समझ आया भाई, आपने 2 नंबर राशि की कुंडली पढ़ी वृषभ लगन की, ठीक है। अब 9वें भाव को देखो, तो वहां कौन सी राशि पड़ी, मकर। मकर का स्वामी शनि, यानी शनि के कारण बांधा हो रही है। आपने मिथुन राशि लगन की कुंडली पढ़ी, आप 7वें भाव को देखो, 7वें भाव में कौन सी राशि है, धनु राशि है। धनु का स्वामी